Good morning, dear students of LLB सेकेंड ईयर। कल तक लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 कंप्लीट किया था और नाउ द टर्न फॉर आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 ऑफ द भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है ये अधिकार? इसकी जो प्रोविजन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 के प्रोविजन क्या है। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विथ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस पूरे प्रोविजन में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर वन, राइट टू लाइफ को सिक्योर किया गया है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर किया गया है, और तीसरा है कि अगर इसे कर्टेल किया जाता है या किसी प्रकार से इस पर रोक लगाई जाती है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं हो सकता। यानी अगर राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का कोई कर्टेलमेंट इंपोज किया जाता है तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि काफी जो है निर्बाध अधिकार दिया गया है। क्योंकि पहले ही फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते समय मैंने कहा था कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है और हर राइट्स पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस जरूर होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस प्रक्रियात्मक है, यानी कि बिना विधिक प्रक्रिया के आप इस पर रोक नहीं लगा सकते, और अगर विधिक प्रक्रिया है तो आर्टिकल 14 के अनुसार वो युक्त भी होना चाहिए। खैर, इन चीजों की हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो 21 की आपको इन तीन एलिमेंट्स के अंतर्गत रख के इसकी पूरी स्टडी करनी है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें वैसे तो 2 लाइन लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा व्यापक हुआ है कि इसके कारण आर्टिकल 21 का आज का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सबसे पहले राइट टू लाइफ का क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है। देखिए, राइट टू लाइफ या लाइफ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि लाइफ इज नॉट डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया है। बट इन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1963, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द राइट टू लाइफ डज नॉट merely mean the continuance of a person's animal existence, but a quality of life on the basis of an English case, that is Mann versus Eliasson। एक इंग्लिश केस मन वर्सेस इलियासन के दिए गए जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खड़ग सिंह बनाम यूपी, स्टेट ऑफ यूपी के केस में यह डिसाइड किया कि लाइफ का मतलब केवल पशुवत जीवन जीने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डिग्निफाइड लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इसको फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने और केसेस में इलैबोरेट किया है। एक केस आया सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके थोड़े से हम फैक्ट आपको बता दें कि इस केस में सुनील बत्रा एक कैदी था और उसको बहुत ही हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया और 78 का जजमेंट है ये। इसमें जजमेंट्स जो हैं इसके ईयर बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि सब 73 ऑनवर्ड और मेनका गांधी 76 ऑनवर्ड के केसेस हैं। उसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, और जो मेनका गांधी 76 के पहले का जजमेंट है उसमें और इसमें 76 ऑनवर्ड बहुत अंतर है। तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कोर्ट रिट्रीटेड with approval the above observation and held that the right to life include the right to lead a healthy life so as to enjoy all faculties of human body in their prime conditions। तो कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्व किया, ये निर्धारित किया कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत
शरीर के हर अंग का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति फ्रीली उसके हर अंग को का उपयोग सुनिश्चित कर सके जो कि ईश्वर ने उसे देकर भेजा है। अब अगर किसी व्यक्ति को, भले ही वो एक कैदी क्यों न हो, लेकिन अगर उसके हाथ पैर इत्यादि सब बेड़ियों से जकड़ दिए जाए तो ऐसे कंडीशन में वो अपने जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसका वो उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया था और इस जजमेंट का बहुत व्यापक असर हुआ बाद में। इसके बहुत ही वर्सटाइल डिसीजंस निकल के आए हैं केस टू केस। अब उसको आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने आगे और जजमेंट्स दिए हैं। आगे चलते हैं तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उनको जिन राइट को उन केसेस में हाईलाइट किया गया है उन राइट के आधार पर इसको 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। द डिफरेंट facets of the right are being discussed here। जो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं या ये कह लीजिए कि आर्टिकल 21 से ये प्रोड्यूस हुए हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं और वो कौन कौन केसेस में दिए गए हैं। तो पहले एक बार अधिकार देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार अब तक सुप्रीम कोर्ट उसको हाईलाइट कर चुकी है। ये केवल राइट टू लाइफ का है। सबसे पहले राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ये तो आपने देख ही लिया कि खड़क सिंह के केस में ही कहा गया कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। हालांकि बाद में फ्रांसिस कोरेली के केस में इसको और एलोबरेट किया गया है। राइट टू रेपुटेशन, यानी एक व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसको बनाए रखने का अधिकार उसको है। राइट टू लिवलीहुड, व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने का भी अधिकार है, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू लिवलीहुड भी आता है। अगर उसको जीवन यापन करने के उसके सारे संसाधन छीन लिए जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। तो इसलिए राइट टू लिवलीहुड। फोर्थ, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, किसी भी महिला को अगर उसके कार्यस्थल पर उसको सेक्सुअल प्रताड़ना दी जाती है, यौन प्रताड़ना दी जाती है, तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का वायलेशन है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो कुंठाग्रस्त होती है और वो कई बार सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए इसे राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है राइट टू शेल्टर। एक व्यक्ति, ये बहुत ही मौलिक अधिकार माना जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो एक मकान या शेल्टर, एटलीस्ट छत, व्यक्ति के एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए राइट टू शेल्टर को भी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के अंतर्गत इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू लाइफ इन पॉल्यूटेड फ्री एनवायरमेंट या पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो ये बहुत बाद की डेवलपमेंट है। स्वस्थ एनवायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार भी डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सारे जितने भी राइट्स हैं इन सबको पढ़ते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन डिग्निटी, तो ये सारे के सारे जो राइट्स डिराइव्ड हुए हैं वो ह्यूमन डिग्निटी के पर्सपेक्टिव में डिराइव्ड हुए हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट 7 है राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। बहुत ज्यादा अगर शोरगुल हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कई सारे लोगों को परेशानी होती है इससे, और वो एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये बहुत आवश्यक है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और समाज का विकास हो रहा है तो उसी हिसाब से एक सतत विकास होना चाहिए और उसकी अप्रोच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत लेट में उन्नी कृष्णन के केस में डिसाइड किया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य और पशु में अंतर एक शिक्षा ही कर सकता है। शिक्षा के कारण ही एक मनुष्य जो है उसको समझ में आता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। अगर एजुकेशन नहीं है तो उस कंडीशन में एक पशु और मनुष्य में कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 10 नंबर 10 राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत डिसाइड किया गया, क्योंकि डिग्निफाइड लाइफ के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका क्या एलोबोरेशन है, किस रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जब हम केस देखेंगे वहां पर आएगा। पीयूसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2002 का, जिसमें इसको
कंफर्म किया गया था। और नेक्स्ट टॉपिक है 11, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। तो सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा, ये भी आर्टिकल 21 में है, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और बिना उसकी फैमिली के, बिना उसके समाज के, एक मनुष्य की गरिमापूर्ण जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उसके स्वयं के जीवन की तो सुरक्षा है ही अधिकार उसका, साथ ही साथ उसकी जो फैमिली प्रोटेक्शन है और जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी उसके 21 में सम्मिलित है। इसी तरह से राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड, अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती तो उसके जीवन की सुरक्षा भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए राइट टू लाइफ को भी डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत, लाइफ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है। तो ये मोटे मोटे लगभग 12 पॉइंट्स हैं, इसके और भी है केसेस, लेकिन इन 12 पॉइंट्स में लगभग वो इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो कंक्लूड हो जाते हैं। तो इन 12 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद एक दो पॉइंट्स को आज हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताया था कि राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, तो ये किस केस में आया और किस रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया, ये बड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस कोरोली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली explained the scope of right to life enshrined in Article 21. The court observed in this case that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with, namely the bare necessity of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head, and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse form, freely moving about the mixing and commingling with fellow human beings। तो ये बहुत ही, आप देखें इसके जो वर्डिंग इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही वाइडर स्कोप देता है कि पहली बात तो ये कि केवल पशुवत जीवन जीने का अधिकार नहीं है, इसमें ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में। अब ह्यूमन डिग्निटी क्या होगा, इसको डिफाइन करते समय उन्होंने कहा कि केवल जो है जो डिग्निफाइड लाइफ ही नहीं, क्योंकि आप देखें खड़क सिंह के केस में उन्होंने कहा था कि लाइफ विद डिग्निटी ऑफ मैन, तो यहां पर उससे एक स्टेज और आगे बढ़ा कि जो लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी तो है ही, लेकिन ये ह्यूमन डिग्निटी कैसे सिक्योर होगा, तो ये तब सिक्योर होगा जबकि उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, यानी एक व्यक्ति को मिनिमम न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसको कपड़े पहनने को मिले, उसको उसके छत पर एक शेल्टर हो, भले ही वो किसी भी तरह का मकान हो लेकिन अपना मकान हो उसका, और उसके साथ ही साथ उसको पढ़ने लिखने की सुविधा हो, वो कहीं जाना आना चाहे तो वो जा सकता है, उसकी मूविंग फ्रीली मूवमेंट हो उसका, और सोसाइटी में वो उठ बैठ सके, इतनी उसकी फैसिलिटी हो। अगर वो सजा याफ्ता नहीं है तो यहाँ पर एक सजा याफ्ता कैदी के लिए आवश्यक नहीं है, हालांकि उसको भी एकांत परिरोध और एकांतवास से मुक्ति दी गई है एक केस में, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब 21 का एक्सपेंशन ऑफ 21 या रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस देखेंगे तो क्या इफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, वहां उसकी अलग से चर्चा की जाएगी। उसमें कई सारे केसेस हैं जिसका कि बड़ा व्यापक इफेक्ट पड़ा है 76 ऑनवर्ड क्रिमिनल जस्टिस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो खड़क सिंह के केस में राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी डिसाइड किया था, उसको फ्रांसिस कोरोली के केस में कितना ज्यादा एलोबोरेट किया, और इसमें ये सारी चीजें सम्मिलित हो गई कि रोटी, कपड़ा, मकान, रहने, पढ़ने, सोसाइटी में घूमने फिरने, उसको फ्रीली मूवमेंट, इन सारे राइट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, और ये एक तरह से बेस था लिबरलाइजेशन का, यानी फंडामेंटल राइट के लिबरल इंटरप्रिटेशन का ये बहुत बड़ा बेस केस बना। द नॉन पेमेंट, इसी से रिलेटेड दो तीन केसेस और भी हैं। द नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर has held by Supreme Court in People's Union for Democratic Rights versus Union of India as denial of right to live with human dignity, which is a facet of right to life.
एक केस था पीयू पब्लिक यूनियन वर्सेस डेमोक्रेटिक राइट। ये एक एक्चुअली एनजीओ है और ये एनजीओ गरीबों के अधिकारों के लिए काम करती है और इसने एक केस फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया एक्चुअली पीआईएल, और ये कहा कि जो वर्कर्स है उनको अगर मिनिमम वेज नहीं मिलता है तो अपने वो सही ढंग से एक डिग्निफाइड लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, ना तो वो ढंग से रह सकते हैं, ना वो बच्चों को परवरिश कर सकते हैं, ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो भले ही वो मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी एक मिनिमम वेज की आवश्यकता है जिससे कि वो अपनी जो लाइफ है उसको एक डिग्निफाइड लाइफ के तरीके से जी सके। तो ये पीपल्स यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर मिनिमम वेज नहीं दिया जाता है तो इट इज अ डिनायल ऑफ राइट टू लाइफ, यानी अगर न्यूनतम मजदूरी आप नहीं देते हैं तो उसके जो राइट टू लाइफ है उसका एक तरह से डिनायल है, और ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 21 है। इस केस में जो फ्रांसिस कोरेली का केस था उसके जजमेंट को ही फॉलो करते हुए इसके आगे जस्टिस भगवती का जजमेंट है, उन्होंने एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में जजमेंट दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको कभी थोड़ी सी बैक में जाएं तो 82 में भारत में एशियाड हुआ था और एशियाड में दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया था जो आज भी मौजूद है, और उसमें 3 साल तक लगभग एशियाड होने से 3-4 साल पहले से उसमें काम चल रहे थे और बहुत सारे मजदूर लगाए गए थे। उन दौरान कुछ मजदूर छोड़ गए, कुछ मजदूर की डेथ हो गई और ठेकेदार भी कई बार बदल गए, तो उन मजदूरों को प्रॉपर जो पैसा है वो नहीं मिला। तो इन चीजों को लेकर एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये भी एक एनजीओ है जो कि मजदूरों के लिए काम करती है। बेसिकली शायद मेरे ख्याल से स्वामी अग्निवेश की ये एनजीओ थी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो उन्होंने केस फाइल किया और इसमें जस्टिस भगवती ने क्या जो निर्णय दिया उसका बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में उसका कंक्लूजन क्या है कि दिस राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी एनसेंट इन आर्टिकल 21 डिप्राइव्स इट्स लाइफ ब्रीथ फ्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ब्रीथ फ्रो the directive principles of state policy and particularly clause E and F of the article 30 and article 41 and article 42। तो इस तरह से राइट टू लाइफ जो 21 में दिया गया है उसको जस्टिस भगवती ने जो डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके सेक्शन 30 आर्टिकल 30 आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 के साथ इसको जोड़ दिया। आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो एक्चुअली स्टेट के ऊपर लायबिलिटी है कि जब भी स्टेट की फैसिलिटी होगी वो स्टेट इन चीजों को प्रोवाइड करेगी। और ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस इस मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस से ही धीरे धीरे जो चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बैकडोर से लाकर फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में खड़ा कर दिया, क्योंकि ये केस है 84 का और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 50 में, तो 50 से लेकर 84 लगभग 34 साल हो गए। इन 34 सालों में गवर्नमेंट ने कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त ये माना गया कि अधिकार तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं गिने गए, बल्कि वो अधिकार जो बहुत ही क्रूशियल थे, बहुत ही बेसिक थे, उसको तो फंडामेंटल राइट में रखा गया। और ऐसे अधिकार जो गवर्नमेंट एक्सचेकर पर बोझ बनते थे, यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर को के खर्च को बढ़ाते थे, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखा गया कि टाइम टू टाइम जब भी गवर्नमेंट फ्री फील करेगी इकोनॉमिकली तो वो इन जो पॉलिसीज है उसको लागू करेगी और वो राइट्स के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि लगभग 30 साल तक सरकार सोती रही और कभी भी उन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को तो एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव पॉलिसीज के बारे में थ्रू द कोर्ट उसको इनेक्टेड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जस्टिस भगवती का जजमेंट बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट और आर्टिकल स्टेट पॉलिसीज में एक रिलेशनशिप मेंटेन किया। और इसके बाद के जो जजमेंट्स हैं उनमें हम देखेंगे कि एक एक करके, चाहे वो फ्री लीगल एड का मामला हो या फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का मामला हो या राइट टू एजुकेशन का मामला हो, ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके धीरे धीरे फंडामेंटल राइट
डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए आज की तारीख में इतना ही मैं बंद करता हूँ। अब जो बाकी 12 पॉइंट्स हैं उसमें 2 एंड ऑनवर्ड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। जब तक थोड़ा सा आप इसको स्टडी कर लीजिए, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स भी पढ़ लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।